हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो अभी साइंस के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता। तो एटमॉस्फेयर आपको पता है, अर्थ के आसपास एक गैसेस का इन्वेलोप होता है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो देखो, अर्थ पे क्या होता है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल एस्केप नहीं हो पाते। और मून की ग्रेविटी है कम, तो मून की ग्रेविटी कम होने के कारण क्या होता है कि उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मून पकड़ के नहीं रख पाता, और मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसका आंसर होगा ये। ठीक है, तो आंसर होगा ये वो। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस माइक्रोब्स एट दिस इज लेस देन देयर स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी। देखो, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो आपका एस्केप वेलोसिटी और एक है आपका ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको आरएमएस भी कहते हैं। तो ये आपको दोनों में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो दोनों में क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी जैसे ये आपने कोई आपकी बॉडी है, ठीक है, आपने उसको अर्थ पे ही उसको एक स्पीड से फेंका कि वो अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम कर गया, तो इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी थी मॉलिक्यूल की, वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा थी। ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है कि जैसे जो भी एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर आप एक जार में मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो एक जनरल वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं, आरएमएस कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल की आरएमएस तो वही है, मान के चलो। ठीक है, मान के चलो मॉलिक्यूल की आरएमएस कितनी है, बस ये 10 मीटर पर सेकेंड है। बहुत फॉर एग्जांपल मून पे क्या है, मून जो अर्थ पे उसकी एस्केप वेलोसिटी मान के चलो 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो आपकी यहाँ पे मून पे एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे मून पे तो उसकी जनरल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी तो बहुत ही कम है, तो एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होने के कारण मॉलिक्यूल क्या करेगा, मून की ग्रेविटी को छोड़ देगा और एटमॉस्फेयर से एस्केप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर लिखा हुआ है कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस माइक्रोब्स एट दिस इज लेस देन देयर स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन है ऐसा जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब बेसिकली क्या पूछ रहा है ये, फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो क्लोरेला करता है। क्लोरेला आपको जो ये ब्लू ग्रीन अलगी होती है उसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ अलगी और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है। तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया जो है आपका वो आपका है, बैक्टीरिया क्या है आपका, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक। अलगी आपकी जो है वो यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब ये प्रिमिटिव सेल, पुराने टाइप का, और ये जो है न्यू वाला है, इवॉल्व्ड। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये अलगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्दर दूसरे टाइप्स भी हैं। ठीक है, जैसे वायरस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस तो अभी सबको ही पता है। ठीक है, बैक्टीरिया और आपके पैरासाइट्स जो हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। देन आपका प्रोटोजोआ, आर्किया, फंजाई, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से फर्दर है अलगी। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वायरस को तो आप एक सेल भी नहीं बोल सकते सॉरी। तो क्यों नहीं बोल सकते, कि वायरस में कोई सेल, खाली एक प्रोटीन का कोट होता है और उसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, और वायरस को हम हमेशा होस्ट की ज़रूरत होती है। वायरस ऐसे सरवाइव नहीं कर सकता, बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो देखो, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं, CO2G। हमेशा ध्यान रखना, CO2 कभी भी ऐसे नहीं लिखते। ठीक है,
तो ये CO2S, तो दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। 7 एक इंसेक्टिसाइड का नाम है, टेफ्लॉन फ्लोरिनेटेड पॉलीमर है। ऐसा पॉलीमर मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी चेन होती है, उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो ऐसे CF2 ऐसे लंबे लंबे CF2 चेन्स होती हैं, तो उसको टेफ्लॉन बोलते हैं। फलरीन जो है फ्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक नहीं है, फलरीन एक एलोट्रॉप है। किसका? कार्बन का। फर्दर आपने पढ़े होंगे ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप, डायमंड इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप। नैनो पार्टिकल्स में यूज होता है काफ़ी फलरीन का, ठीक है, ध्यान रखना है। नैनो का मतलब 10⁻⁹। लाइमस्टोन का कैल्शियम नेम सबको पता है, ठीक है। चलो ये बताओ डोलोस्टोन का केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। जिप्सम का आप कमेंट में मेंशन करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन द मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, कि जो आपकी कोरोना वायरस डिजीज़ है जिसको आप बोलते हो कोविड-19, कोरोना वायरस दिसंबर 19, तो ये जो है इसकी ये वायरस का नाम क्या है? तो कोविड-19 इज़ द नेम ऑफ डिजीज़, बीमारी का नाम है, वायरस का नाम नहीं है। वायरस का नाम है SARS-CoV-2। बहुत IMP है, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कोविड इज़ अ डिजीज़, नेम ऑफ डिजीज़। कोरोना इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ डिजीज़। जो वायरस है वो क्या है? SARS-CoV-2, ठीक। चलो, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू इंस्पेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो आपने देखा होगा कई बार हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके, तो चेक होता है कि आगे अगर ईसोफेगस में कुछ है या लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कैसे देखते हैं? तो इंडोस्कोप से देखा जाता है। इंडोस्कोप में क्या होता है, एक तो एनस जो होता है, एनस के ज़रिए भी एंडोस्कोप को वो एंटर किया जाता है बॉडी में, और एक आपका ईसोफेगस के थ्रू भी किया जाता है, मतलब मुंह के थ्रू भी, और पीछे जो एनस होता है, ठीक है, जहाँ से आप स्टूल जो आप करते हो, ठीक है, स्टूल जो आप करते हो, तो वहाँ से एनस, ठीक है, तो एंडोस्कोप उसमें यूज़ होता है। हाइड्रोफोन क्यों यूज़ होता है? हाइड्रोफोन इसलिए नीचे जो पानी में साउंड को मेजर करने के लिए हाइड्रोफोन यूज़ होता है। फ्लक्स मीटर इज़ रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्कोप जो आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें वहाँ पे यूज़ होता है चार्ज को मेजर करने के लिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रेट के कारण होता है। देखो नाइट्रेट क्या होता है, ये NO3 होता है। होता क्या है कि जैसे बहुत से इंडस्ट्री में काम करते हैं बच्चे, उनको ये सिंड्रोम हो जाता है। तो क्या होता है इसमें कि वो इंडस्ट्री में काम करते हैं तो नाइट्रेट इनहेल कर लेते हैं, तो ये बॉडी जो नाइट्रेट है ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है, इसको नाइट्राइट बोलते हैं। अब आपको पता है हमारी बॉडी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। तो हेमोग्लोबिन में एक आयरन होता है, ठीक है, और इस तरह से इससे 4 रिंग बनी होती हैं। हाँ, आपको ध्यान रखना है, टेट्रापायरोल सिस्टम बोलते हैं किसको? हेमोग्लोबिन को। तो इसमें आयरन जो होता है ना, ये किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन से जुड़ता है। और ये हेमोग्लोबिन लंग्स से ये हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके आता है और ब्लड को देता है, ठीक है। अब अगर मान के चलो ऐसा कुछ हो जाए कि ये ऑक्सीजन से जुड़ ही ना पाए, तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में यही होता है। होता क्या है कि अगर नाइट्रेट की जो कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई तो वो बॉडी में नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नाइट्राइट बॉडी में है तो फिर जो आपका ये है हेमोग्लोबिन है वो इससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ेगा, इससे जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा? मेट हेमोग्लोबिन बना लेगा, ठीक है। और ये मेट हेमोग्लोबिन होता है, ये इसकी ऑक्सीजन से है दुश्मनी, ये ऑक्सीजन से नहीं जुड़ता। तो ऑक्सीजन से नहीं जुड़ता तो बच्चे का चेहरा क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, और नीला होने के कारण उसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। फ्लोराइड से तीत का इनेमल ख़राब हो जाता है, अगर आपके टूथपेस्ट में होता है ना, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो भी होगा। आपको बताऊँ, आप बहुत से लोग आयुर्वेदिक पेस्ट यूज़ करते होंगे जिसका नाम है दंत कांति, आई थिंक यही नेम है। तो आप देखोगे उसको कहा जाता है कि आयुर्वेदिक है, बट आप उसके पीछे देखो कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं,
तो आप देखोगे उसके अंदर भी ट्राइक्लोसन है, क्लोराइड है, इस तरह के केमिकल हैं। ठीक है, ओके। एक बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हम में 206 हैं, बच्चे में ज़्यादा हड्डियां होती हैं, 300 के करीब, 300 ही होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चे में क्या होता है, कार्टिलेज होती हैं। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे बोन क्या होता है, तो बोन क्या होता है, ये मान के चलो कि एक पानी में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, वो सेल जो हैं वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट के हैं मान के चलो, तो वो बोन बन जाएगा। कार्टिलेज भी इसी तरह से होता है, पर वो जो मटेरियल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ना होके थोड़ा सा हल्का होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बड़े होने के साथ साथ जो वो हड्डियां हैं वो जैसे कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाती है, और बहुत सारी कार्टिलेज जो होती हैं वो जॉइन हो जाती हैं। तो जब फ्यूज़ हो जाती हैं आपस में, तो फ्यूज़ होने के कारण क्या होता है, वो हड्डियां कम हो जाती हैं। तो बड़े होके 206 और बच्चों में कितनी होती है, 300। ठीक है, आपके घर में भी हो सकता है किसी को नी की प्रॉब्लम होगी, घुटने की। तो आपने अभी एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो आपके स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल वो होते हैं जिनमें डिवाइड होने की क्षमता होती है। तो वो जो बच्चे के टाइम जो प्लेसेंटा होती है, अभी बहुत से लोग उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, जैसे कहीं पे बेबी हुआ तो उसकी जो प्लेसेंटा होगी उसको प्रिजर्व कर लिया जाएगा, और बाद में इस प्लेसेंटा की मदद से बहुत सारे जो दूसरे पेनक्रियाज, जैसे किसी की ख़राब हो जाती है तो पेनक्रियाज बनाई जा सकती है। ठीक है, तो अभी ये डिस्कवरी हुई कि उससे कार्टिलेज भी बनाया जा सकता है। तो कार्टिलेज बना के वो नी प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये आंसर गलत है, यहाँ पे 300 आएगा। पैरासीटामोल क्या है? तो भाई बहुत सरल है, तो पूरा पैरासीटामोल इज एनाल्जेसिक। पैरासीटामोल एक पेन किलर है। ठीक है, ये ऑप्शन में भी आता है एंटी पायरेटिक। तो एंटी पायरेटिक वो होता है जो फीवर को कम करता है, टेम्परेचर को कम कर देता है। ठीक है, तो वो एंटी पायरेटिक नहीं है, ये एंटी एनाल्जेसिक है। एंटीबायोटिक क्या होता है? अच्छा, एंटीबायोटिक वो होता है जो जिसको हम लेते हैं तो हमारे शरीर में अगर बैक्टीरिया हैं तो वो मर जाते हैं। तो एंटीबायोटिक लेना क्यों बुरा है? देखो, पहली बात तो अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं उनको भी नुकसान होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि जब हम एंटीबायोटिक का डोज कंप्लीट नहीं करते हैं, तो जब डोज कंप्लीट नहीं करते ना, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है और वो म्यूटेट कर जाते हैं। म्यूटेट करने से क्या होता है कि वो जो एंटीबायोटिक पहले उन पे असर कर रहा था, वो अब असर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए। जैसे कि टीबी, तो टीबी किससे होता है? बैक्टीरियम ट्यूबरकुले। तो बैक्टीरियम ट्यूबरकुले जो टीबी है वो अब क्यों इतना डेंजरस होता जा रहा है? क्योंकि फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स, उसके बाद जो ड्रग्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जो पहली लाइन की ड्रग्स है वो उससे असर ही नहीं करती, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो यूज टू हो चुका है इन ड्रग्स का, तो उसको कुछ असर ही नहीं होता। ठीक है, फिर इसलिए हाई लेवल की ड्रग्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो WHO ने तो वार्निंग भी दी है कि एंटीबायोटिक का कम से कम यूज़ करें। ठीक है, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ ही ना करें, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होते हैं और जो कीटाणु हैं वो क्या है, वो यूज टू होते जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स के, तो इसलिए वो इफ़ेक्ट करना कम कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, आपको बहुत बार होता होगा वायरल फीवर। ठीक है, तो आप वायरल फीवर में क्या लेते हो? आप वायरल फीवर में लेते हो कोई भी एंटीबायोटिक लेते हो, जैसे फॉर आई थिंक सिफ्लोफेक्साइम कुछ नाम है इस तरह से एंटीबायोटिक के, तो आप वो लेते हो। लेकिन देखो वो क्या है, एंटीबायोटिक है, तो वो किसको मारेंगे? वो मारेंगे बैक्टीरिया को। तो अगर वो बैक्टीरिया को मारेगा तो आप लोग फिर एंटीबायोटिक क्यों लेते हो? ठीक है, तो वो जो एंटीबायोटिक है ना, वो मैं बताता हूँ, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालती है और कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती। ठीक है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालती है, और उस वायरल फीवर में एंटीबायोटिक लेने का कोई मतलब नहीं है। अब वायरल फीवर है तो वायरल फीवर में आप क्या लोगे? एंटीवायरल लोगे, और एंटीवायरल
बहुत कम होती हैं, ठीक है। आपकी बॉडी को जो वायरल फीवर होता है और वो जो सही होता है, तो वो कैसे सही होता है, वो अपने आप ही बॉडी उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है और वो अपने आप सही हो जाता है। जो एंटीबायोटिक है वो कुछ नहीं करता, आप एंटीबायोटिक लोगे ना लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायरस, अगर वो आपका वायरल फीवर है तो एंटीबायोटिक क्या करेगा उसमें, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है। हाँ, टाइम ज़्यादा हो गया, अदरवाइज़ मैं आपको कोविड के बारे में भी, जो वैक्सीन के बारे में भी बताता, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन में बताऊँगा, मैंने एक लेसन बनाया भी है तो आप उसमें देख सकते हो। आखिरी क्वेश्चन है आपका कि कौन सा इसमें ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है। तो ध्यान रखना A, D, E, K ये जो है फैट सोल्यूबल है, ठीक है। और विटामिन सी जो है आपका, जिसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, तो वो क्या है आपका, वाटर सोल्यूबल है। अब देखो विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, आपने अभी सुना होगा कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप सिट्रस फ्रूट खाओ तो उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, ठीक है। सिट्रस फ्रूट मतलब नींबू हो गया, आंवला हो गया, ठीक है। लिमसी एक गोली आती है लिमसी, तो वो भी आप ले सकते हो, उसमें विटामिन सी होता है। देखो विटामिन सी आप ज़्यादा लोगे ना तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि विटामिन सी है वाटर सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल होगा ना, तो अगर एक्सेस भी हो गया तो आप पानी पियोगे तो वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो ये वाले विटामिन है ना, इनको लिमिट में रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि दे आर फैट सोल्यूबल, ठीक है। अगर ज़्यादा होंगे तो ये बॉडी में ही रहेंगे और फिर हो सकता है नुकसान करें, ठीक है। पर विटामिन सी इज़ वाटर सोल्यूबल, तो वो वाटर के रास्ते यूरिन से निकल जाएगा, ठीक है। और स्कर्वी ये पहले आपको, जो आपने देखा होगा, जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, तो ये सब जब लंबी लंबी यात्रा करते थे ना शिप से, तो फ्रेश फ्रूट्स नहीं होते थे इनके पास, तो उस टाइम ये विटामिन सी की कमी डिस्कवर हुई थी, ठीक है। और इससे स्कर्वी बीमारी होती है, जिससे आपके दांत में गैप्स आ जाती है, दांत खराब होने लगते हैं, गम्स में से खून आता है, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो इस तरह से बीमारियाँ होती हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ फीडबैक दें अपना कमेंट्स में। थैंक यू।